अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। जुमा आज दिन है और 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका हुआ है। एक्चुअल में ये दिन जो होते हैं ना, कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी। उसकी वजह क्या थी कि एक अजीब सी उदासी हर दिल के अंदर ही होती है। आई थिंक सो, ये मैं ये नहीं कह सकती, मुझे ही फील हो रहा होता है। एक तो मुझे सारी ज़िंदगी बीइंग ए मुस्लिम जो एक चीज़ फील होती रही है, मैं अगर नमाज नहीं ना पढ़ती, अगर मैं छोड़ दूँ या मैं जानबूझ के छोड़ दूँ, एक होता है ना बंदा लेज़ी हुआ होता है, एक अजीब सी कंडीशन हुई होती है, इसको मैं स्ट्रेस ही कह सकते हैं, कि जिसके अंदर आपको ना उठने को दिल नहीं कर रहा होता, कि वुज़ू हालांकि पानी भी मौजूद हो गर्म और सब कुछ ही मौजूद होता है। अब वो ज़माना तो है नहीं कि पहले वो हमने जलानी है, आग जलानी है, फिर पानी जलाना है। बट मुझे कुछ बातें आपसे बहुत ज़्यादा, आप सोचेंगे कि मैंने उनके ऊपर क्यों रिएक्शन दे रही हूँ या क्यों मैं बात कर रही हूँ। देखो, मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मैं आपको पहले भी एक चीज़ का एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनको कुछ समझ नहीं होती। ये मैंने अब देखा है ये लाइफ में, कि यूट्यूब पे एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको ये भी सेंस नहीं है कि अगर ये इंसान मूव कर रहा है तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि वो आगे चला गया। देखो, जिसको भी आप व्यूज़ देते हैं या देखते हैं तो वो मिलियंस में जा रहा होता है ना शख्स। कभी ये भी देखा करें आप, जल्दी-जल्दी से कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए हाथ उठा लेते हैं। यकीन करें कि जब मैं छोटी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में मैंने अपने बहन-भाइयों की शादियाँ होती देखी, तो मेरे दिल में ना एक बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स था कि हमारी मतलब शादी के ऊपर ढोल धमक्के हों और हमारे घर में वो लाइटें लगा करती थी, वो मिर्ची टाइप की उन दिनों में। यार ऐसी पुरानी हैं, अब तो अगले साल भी वक़्त चेंज हो जाता है, तो अब तो बड़ा फ़ास्टली चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से ना एक अंदर एक कॉम्प्लेक्स छुपा होता था। कुछ ड्रेसिंग का बहुत दिल कर रहा होता था। वो ऐसी ड्रेसिंग होती थी कि वो ये नहीं कि उस ड्रेसिंग में कोई मतलब खरीद नहीं सकते थे या कोई बेहयाई होती थी, लेकिन कुछ ऐसी ड्रेसिंग थी कि जो फिर माशाल्लाह से हम मतलब बहनें हैं, 4 बहनें हैं, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था माँ-बाप के लिए। फिर उसमें से जैसे मैं हूँ या मेरी दूसरी बहनों में से भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है कि चलो वो ये सोचता है कि चलो वो पहन ले, मैं नहीं पहन सक रही। या मेरा एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होता था कि बड़ी बहनों के कपड़े जो होते थे मैं बखुशी पहन लेती थी, मेरे अंदर कोई ज़िद नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि बहन इतना तो उस वक़्त नहीं पता होता था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि चलो मेरी बहन ने यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसको सबसे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के आप जहाँ भी जा रहे हो, देखो मैं घर रह रही हूँ ना, तो मैं जो मर्ज़ी पहन सकती हूँ। मैं अपने बेटे के जीन्स पहन सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की पहन सकती हूँ, बहन बेटी की पहन सकती हूँ, मतलब अगर आपका वज़न कंट्रोल में है तो। खुश्की सर में बहुत ज़्यादा, ये ना समझिएगा मैं ख़ारिश कर रही हूँ, खुश्की बहुत ज़्यादा है, इसके लिए टोटके भी इस्तेमाल जितना ही कर लें, लेकिन ये कंट्रोल अपनी मर्ज़ी से ही होनी है, जब मौसम बदलना है, ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने देखा है कि हम लोग बड़े डायलॉग बोल देते हैं ना कि माँ-बाप ने किया, तो वो फलाने ने मेरा साथ दिया। अच्छा, ये बात याद रखें, मैंने भी एक चीज़ ज़िंदगी में फ़ील की है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस से भी ऐसी चीज़ें गुज़री। अच्छा, जब तक आप अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं है वो वक़्त, मैंने खुद फ़ील किया कि मेरे माँ-बाप ने कोई मुझे बैठ के कोई बहुत टाइम दिया था। मुझे आज तक याद है कि जब मैंने होश सँभाला था कि हमारे अंदर कोई ऐसा माँ-बाप का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि अम्मी मुझे मेरे सिरहाने बैठी हुई है, बल्कि मैं थोड़ा-सा ना कॉम्प्लेक्स में चली गई थी। तो उसकी वजह क्या थी कॉम्प्लेक्स में जाने की? माशाल्लाह से हम सारे ही बड़े हसीन हैं लेकिन उस दौर में ज़ाहिर है जिस बहन की शादी हो जाती थी या वो आके चली जाती थी, तो वो फिर ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और मेरे अंदर खाने कुछ चलता था कि क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज़ेज़ किए होते थे ना, कि मुझे लगता था कि मेरी जो बहनें हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ बहनों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए। ख़ास तौर पे मैं बहनों का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो सच है वही बता रही हूँ। ये जब आप एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उससे फिर आप उनके साथ अटैच हो जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, माँ-बाप ने जब तक ना करें, परवरिश ना करें या माँ टाइम ना दे तो बच्चा ख़राब हो जाता है, माँ टाइम ना दे तो ये हो जाता है। यकीन करें, मेरी ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी मैके से छोड़ देती हूँ, वहाँ से आगे जो ज़िंदगी शुरू हुई, उसके अंदर मैंने अपने बच्चों को वो ज़िंदगी का टाइम दिया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन मेरी
मतलब कि पेपर के दौरान कोई ऐसा सारी दुनिया अब तक मुझे याद रखा होगा कि घंटे के बाद मैं लेटर लिखती थी और मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि मुझे प्रेशराइज बहुत किया जाता था। बच्चा रो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, मतलब कि अब इतने सारे लोग वेले बैठे हैं और मैं जिसका पेपर है सुबह भी शाम भी, और मुझे आज तक एक वाकया नहीं भूलता। देखिए, ये चीज़ें आपके अंदर ना बड़ी इफेक्ट करती हैं। हम कहते हैं ना कि फलाना, अगर मैं किसी के साथ कुछ मिसबिहेव कर रही हूँ या मैं किसी को थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ कि यार मैं बदतमीजी ना कर दूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रा चुप कर जाऊँ, मैं ज़रा साइड पे लग जाऊँ, लैंड खुड्डे लग जाऊँ, बजाय इसके कि मैं किसी का सर फाड़ूँ या मैं किसी के बारे में गलत सोचूँ। तो उससे बेहतर है कि मैं साइड पे हो जाऊँ। अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि मेरा रिसर्च का पेपर था और रिसर्च इज़ टू मच टफ। उसमें स्टैट भी है, उसमें मैथ भी है, बहुत टफ मतलब मुझे सब्जेक्ट लगता था। और फ़लसफ़ा भी मुझे बहुत टफ़ सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि आप जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा कि जो पढ़ाई हमारी आगे जाती है ना, उसपे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब सवाल ऐसा होता है कि आप लिखते-लिखते ट्रैक से उतर जाते हो। मतलब कि अगर तो आप मतलब इतने नए-नए हैं, तो आप टाइम सवाल समझने में ही लगा देते हो कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ ना कि आपने आना इधर मेरे घर में है, लेकिन लोग कहें अच्छा उत्थों निकलियो, ओ गेट चो निकलियो, उस गेट दे सज्जे पासे मुड़ियो, फिर खब्बे पासे, मतलब कि वो सवाल सीधा साधा एड्रेस जो आपको वो फलानी गली है तेरा गाँव का नंबर होए, खत्म। लेकिन जब भी हाई लेवल के जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं, सीएसएस हो जाए, एमफिल हो जाए, एमए हो जाए, बीएस हो जाए, बीबीए हो, जो भी है, उनके अंदर सीधे साधे सवालों को भी, उनके अंदर बस एक यही कमाल होता है कि सीधे साधे सवालों को भी घुमा फिरा के पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। और आपको पेपर के दौरान वहां पर ऊपर रखना पड़ता है बार बार, मुझे तो रखना पड़ता था। मैं तो उन लोगों के लिए फायदा हो जाएगा जो लोग दे रहे हैं कि आप लोग कोई लादा नहीं कर रहे, हमने भी ऐसे ही फेस किया है कि पेपर के दौरान मुझे क्वेश्चन पेपर ऊपर रख के देखना पड़ता था कि मैं कहीं ट्रैक से उतर तो नहीं गई, क्योंकि आपके पास ये इतना लेंथी पेपर आता है कि 3 घंटे आप सर नहीं उठा सकते। आपके पास 3 घंटे ऐसे, अगर तो पेपर आता भी है नहीं भी आता, जो लेवल आपका हो चुका होता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आपने सर नहीं उठाना। जो खिंचना है ना किसी ने, बस आपने उन्होंने माइंड करना तो वो करना है, वरना अदरवाइज हायर एजुकेशन के अंदर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप इधर उधर बात कर सकें या अपनी भी किसी चीज़। लेकिन उसके बावजूद उसके बीच में मेरे साथ इतना ज़्यादा हुआ, मतलब मुझे स्ट्रेस दिया जाता था कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे ने पैम्पर बदलना है, मतलब कि ये सारी चीज़ें मेरे दिल पे बहुत असर किया। और मैं हमेशा लोगों से ये सुनती आ रही हूँ कि लोग कहते हैं कि देखिए जी, माँ बाप की परवरिश जो होती है वो नज़र आती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया था कि पुत्र घर बनाना ज़रूरी है? क्या हमने अपनी माँ को नहीं देखा कि रात के बर्तन सर्दी हो या गर्मी हो मेरी माँ ही धोती थी? क्या मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि मेरा कोई ऐसा रमज़ान नहीं गुजरा जिसमें पेपर नहीं होते थे? हर रमज़ान में कोई ना कोई पेपर्स होते थे। और मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी कि मेरी अम्मी ने कभी मुझे ये कहा हो कि आज रमज़ान है या तुमने इफ्तारी में उठना है या आटा गूंदना है। कभी ऐसा ऐसा प्रेशराइज ना की नहीं किया। क्या इससे आप ये कहेंगे कि क्या मेरी माँ ने मेरी तरबियत नहीं की? मेरी माँ ने तरबियत मुझे जो दी उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। उस तरबियत के ऊपर अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो तरबियत ही है कि इतना बड़ा ख़ानदान आज मेरे सर के ऊपर खड़ा है। वो मैं इसलिए अपने सर पे खड़ा कर कह रही हूँ कि अगर मैं अपने आप को थोड़ा-सा भी साइड पे लेके जाती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि हर तरफ एक भूचाल आ गया है। हर बंदा एक दूसरे बंदे को काट रहा है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, वहाँ पे मुझे फ़ील होता है, माँ हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि हर बच्चा चुप हो गया है। उनको मैंने सेट कर लिया, अच्छा तू भी चुप कर जा, उसको उसके खिलाफ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये माँ का सारा रोल होता है, तो ये चीज़ें हमने अपनी माँ से सीखी। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मेरी अम्मी मुझे आज तक नहीं भूलता कि माँ-बाप की चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, कि बहुत जल्दी लोग परवरिश पे, तरबियत पे हाथ उठा देते हैं। कि मेरी अम्मी ने मुझे, शादी जब हमारी हुई उसमें बड़े हम लकी इस मामले में रहे, हम सारे बहन-भाई, ये हमारे माँ-बाप की नीयत थी। हमारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो ढूँढा गया हो। हर रिश्ता मेरे भाइयों समेत घर आया है। मेरे माँ-बाप ने कोई रिश्ता नहीं ढूँढा। मुझे नहीं याद कि मेरे माँ-बाप को फ़िक्र ज़रूर थी कि बेटी है, बस 18-19 साल के बाद हमारे घर में एक टेंशन का माहौल होता था।
अम्मी वज़ीफ़े करना शुरू होती थी, कोई अच्छा मतलब रिश्ता आए, कोई जो बेहतर हो वो हो। अब्बू का भी यही कोशिश होती थी कि जो अच्छा हो वो हो। यहाँ पे मैं सारी बातें वो आपसे करना चाह रही हूँ, लोग लोगों की तरबियत के ऊपर हाथ उठाते हैं। देखो मेरी माँ ने क्या कोई कसर छोड़ी होगी मुझे बसाने में। मुझे आज तक याद है कि मैं ये 17-18 साला मैरिड लाइफ़ में सिर्फ़ एक ऐसा दौर आया था जब मेरा एक ही बच्चा था और 3-4 महीने मैं मेके में रही थी। उसके बाद मैंने नहीं देखा कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी ये कहा हो कि पुत्र तू घर बह जा, रुस के आ जा। कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरी अम्मी मुझे हमेशा गाइड करती थी और एक बात कहा करती थी, कहती होती थी कि पुत्र जो भी होना है, मतलब कुछ थोड़े से मुझे मेरे लिए मसले जब लाइफ में आए तो वो मुझे बात ने सारी ज़िंदगी मेरी गुजार दी। अम्मी कहा करती थी कि पुत्र जिथे भी जाना ना होनी शादी है और दूजा जड़ा होएगा वो कहेगा कि मतलब पहले वाले ने क्यों नहीं रही। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा फ़ील होती थी कि हम हमेशा मैंने अपनी माँ से सुना कि उत्तर तेरी मतलब मेरी जो बेटी है उसके नाम के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है ना वो कभी अलग नहीं होना। वो सारी ज़िंदगी तुम्हारी बेटी सफ़र करेगी। तुम्हारी किस्मत थी, हमने जो अच्छी चीज़ें देखी वो हो गई, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयां भी निकलती हैं तो उन पर कंप्रोमाइज़ करना होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ ही आपको प्लेट में मिल जाए और आप उसको ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें। बहुत स्ट्रगल लाइफ में है। ये तमाम बातें मैंने वो की हैं जो बच्चियां घर छोड़ देती हैं, जो बच्चियां समझती हैं कि हमने अब देखो मैंने शादी के बाद पढ़ा, मैंने अपनी जॉब्स की सेक्रीफाइस किया। ये सब चीज़ें मेरा डिमांड करती हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ वैसे ही हों। कुछ अरसा मैंने ऐसे गुजारा है। मुझे ये तकलीफ़ होती थी कि मैंने जितनी मुश्किल से इनको पाला है, मैं यहाँ तक लेके आई हूँ, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती कि मेरे बच्चों में मौजूद हैं। जो मैंने कंप्रोमाइज़ेज़ किए लाइफ में, मुझे वो नज़र नहीं आते थे कि वो क्या हैं। लेकिन मैंने बहुत लंबा सफ़र किया इस मामले में। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे आके बहुत सारी बातों में से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप हैप्पी जॉइंट फैमिली की बात से ना मेरी लाइफ से इसलिए जुड़ जाती है कि मुझे इस चीज़ में की समझ नहीं आती कि जो वो ज़िंदगी आपको दिखा रहे हैं, वो झूठ है। मुझे एक फ़ील होता है कि वहाँ वो झूठ है हर चीज़। अब यार बाथरूम के बगैर इतनी सर्दी में कैसे रह लेते हो? इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो? इतने बड़े मतलब एक यंग एज आपकी बीवी की भी है, आपकी बेटी भी है और आप एक मतलब गुलजान आबाद अकेली दुनिया में रह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? ये कैसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को भी गौर ही ना करें, आपको कोई टेंशन ही ना हो? यार हर चीज़ झूठ के ऊपर। ये जो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, सुबह की रूटीन, शाम की रूटीन, रात की रूटीन, तंदूरी रोटी खाना, मतलब कि 3 सालों में आपने ये रट लगाई हो और आपको 3 सालों में आपने ये आके ये एप्रिशिएट नहीं किया। अब आप लाइव आओ, आप बात करो, जो लोग आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आप उनका आके शुक्रिया अदा करो। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। वो चेंज ये नहीं है कि आप उनको आपका कोई सरप्राइज़ देखना नहीं चाह रहा होता। एक्चुअल में मड हाउस की जो बुनियाद थी वो इन्होंने रखी। ऊपर से फिर जो फेक बातें करना, फेक चीज़ें करना, इन चीज़ों ने ना बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया। मैं इस एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ क्यों नहीं बोली? इसीलिए नहीं बोली कि देखो उस बच्ची ने भी पूरी लाइफ सुनाई। उसके जो वालिद साहब का चैनल है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ड्रामे बताए। उस लिहाज से उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई हुई है। वो बच्चियाँ अपने ऊपर कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत काम तो नहीं ना कर रही, मेहनत कर रही हैं और उनका अपने घर का माहौल है, ये वालिदैन का है। लेकिन मैंने ये सारी बातें इसलिए भी आपसे की मतलब चैनल्स का ज़िक्र भी किया कि माँ-बाप की तरबियत का फ़र्क नहीं होता। क्या सर पे दुपट्टे और बुक्कल मारने से क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो औरत ठीक है? जो रात को सड़कों में खड़ी होती हैं। अच्छा, ये वाक़या मेरे से भी मैंने देखा है अपनी आँखों से। मतलब हमारे सिटी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि ट्रकों के अड्डे के आगे बाकायदा मैं कुछ परेशान हो गई कि ये औरत इतना मेकअप किया हुआ है, तो क्या वो औरत भी ठीक है जो चादर लेके बुरखे डाल के खड़ी है? क्या आपका क्राइटेरिया इस्लाम ने ये दिया हुआ है कि आपने गुनाह जिन्हें मर्जी करो बस पर्दा कर लो? इसलिए अपनी माँ बहनों की, बेटियों की इज्जत करना सीखें तारक साहब। जो इज्जत होती है अपनी बेटी को सामने लेके आना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अपनी बीवी को इस्तेमाल जितना कर सकते हैं आपने किया। एक की झाड़ू, एक की गल्ला, नमाज कुरान के बाद हम अब ये कर रहे हैं, हमने वो किया, हमने फलाना किया, ये रियलिटी नहीं है।
तो इसलिए तकलीफ़ होती है। और अपने माँ-बाप की तरबियत के ऊपर उँगली मत उठने दिया करें, उसके लिए आपको जान की बाज़ी भी लगानी पड़ी ना तो वो लगा दिया करें, क्योंकि माँ-बाप की तरबियत पे उँगली उठना गलत होता है, क्योंकि उन्होंने आपकी तरबियत में कोई कसर नहीं उठाई। जो वो कर सकते थे उन्होंने अपने लिहाज से किया, बल्कि उनका बहुत-बहुत शुक्रिया जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उनको रखे। मैं कहती हूँ उनकी कब्रें हमेशा कुशादा रहें। हम लोग शायद वो हक अदा ना कर सकें उनका, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के हर जगह पर कामयाब करे, अच्छी ज़िंदगी वो गुज़ारें। मतलब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन झूठ की बेस के ऊपर मत जाएँ, वालिदैन के ऊपर उँगली मत उठने दिया करें, क्योंकि जो आप प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं ना, वो आपके वालिदैन का हो रहा होता है। और जो मेरे बच्चे मेरे साथ स्कूल्स में कर रहे होते हैं, वो मेरे साथ बीत रही होती है। तो इसलिए कभी भी सोचा करें कि आपका हर जो एक कदम है ना, वो आपके ख़ानदान की अक्कासी कर रहा है। मैंने किसी के घर सर पे नहीं उठाए हुए, लेकिन यकीन करें कि ज़िंदगी में जब भी कोई टफ़ टाइम आया और मैंने कोई स्टेप लेना होता था, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ही ये होती थी कि मेरे घर, अगर मैं ये कदम उठाऊँगी तो मेरे कदम उठाने से मेरे बहन-भाइयों की ज़िंदगियों में भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर एक बहन-भाई की भी किसी मुश्किल में होता है, सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर तो आपको मेरी बात समझ आ जाए तो थैंक यू सो मच। और जहाँ तक हो सकता है इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, हिम्मत। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, लेकिन आप लोगों के जब व्यूज़ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आगे बढ़ना। और यही मैंने सीखा है कि चलते रहो, एक वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला कामयाब करेंगे आपको, और जो आपके नेक इरादे होते हैं वो पूरे हों। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।